Hello everyone. So let's start with our daily analysis of the Hindu newspaper dated 9th of January. So on the first page, the first news which we are going to discuss. Okay. So what the title of the news says, PMO reviews situation in sinking Joshimath town. So if you are following news और अगर आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या फिर इवन न्यूज़ हेडलाइंस भी देख रहे हैं तो वहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जोशीमठ का यहाँ पर जो विच इज ए स्मॉल टाउन इन उत्तराखंड जहाँ पे एक डिस्प्यूट यहाँ पर आया है। इशू क्या आ रहा है यहाँ पर, नॉट अ डिस्प्यूट बट बेसिकली एन इशू। तो इशू वहाँ पर क्या हो रहा है कि वहाँ के जो घर है, वहाँ की जो रोड्स अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे क्रैक्स बहुत सारे आ रहे हैं और इसी वजह से वहाँ की जो लोकलाइट है उनके लिए बहुत बड़ा यहाँ पर इशू हो रहा है कि इसी तरीके के अगर इशूज यहाँ पर चलते रहे, हमारे घरों में क्रैक्स आते रहे तो कहीं अगर हमारे घर बिल्कुल नेस्त नाबूद हो जाते, टूट जाते तो हमारा और हमारे परिवारों का क्या होगा। तो इसी चीज़ के लिए यहाँ पर जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने क्या करी है, जो पीएमओ है दैट इज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस अलॉन्ग विद अदर ऑफिशियल जो इसी सब सेक्टर से रिलेटेड यहाँ पर काम करते हैं, इवन जो स्टेट चीफ मिनिस्टर है उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी जी, सभी के साथ हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की बातचीत हुई। और ये जो इशू है, देखिए इसको समझते हैं। बेसिकली हल्द्वानी की अगर मैं बात करता हूँ, एज आई टोल्ड यू कि उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट में ही है और यहाँ पे दिस पर्टिकुलर प्लेस इज 6000 मीटर्स जो है अबव ग्राउंड लेवल। सो इसी की वजह से वहाँ पे अर्थक्वेक्स हम देखते रहते हैं कि आते रहते हैं और इसी तरीके और इवन जब लैंडस्लाइड्स होती है तो उसकी वजह से भी बहुत सारे इश्यूज इसी तरीके के हमें देखने को मिलते हैं, स्पेशली इन हल्द्वानी। तो क्या ये हल्द्वानी में पहली बार हुआ है? ऐसा नहीं है। हमने लगभग 1.5 वर्ष पहले मतलब इन द ईयर 2021 हमने देखा था कि ऐसा ही इशू वहाँ पर आया था और उस समय जो लैंडस्लाइड हुई थी उसकी वजह से भी वहाँ पे जो है कह सकते हैं कि गाँव में, टाउन में दरार आ गई। और हल्द्वानी की अगर बात करें तो काफ़ी सारे जो डेटीज़ है, काफ़ी सारे जो पिलग्रिमेज है, नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया बट इवन फ्रॉम वर्ल्ड एज वेल, दूसरी कंट्रीज से भी जो हमारे हिंदू देवी देवताओं के जो दर्शन करने यहाँ पर हल्द्वानी जाते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर इसको जो टूरिज्म सेक्टर को कहीं ना कहीं और प्रमोट करने के लिए यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, दिल्ली से उसको डायरेक्टली यहाँ पर उत्तराखंड से कनेक्ट करने की कोशिश करी और जो हमारी एनटीपीसी है वो भी यहाँ पर काम करी, थर्मल पावर प्रोजेक्ट यहाँ पर लगाया जा रहा था। तो यहाँ पे लोगों का क्या मानना है कि हम काफ़ी समय से ये साइड कर रहे हैं कि इस तरीके के जो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स यहाँ पर सरकार चला रही है उसकी वजह से ये इशूज़ होंगे। तो ऐसा ही हुआ। यहाँ पे जो लोग जिससे यहाँ पर जो लोकलाइट्स हैं वहाँ के, उनका ये मानना है कि जिस तरीके से यहाँ पर गवर्नमेंट यहाँ पे अलग अलग प्रोजेक्ट्स लेके आ रही है, उन्होंने यहाँ पर लिंक किया कि रेसिडेंट्स ब्लेम एनटीपीसी तपोवन विष्णुगढ़ पावर प्रोजेक्ट कि वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है। और एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की भी यहाँ पर बात की गई कि उनकी भी जो टीम है यहाँ पर लगभग 4 मेंबर्स उसमें से वहाँ पे जाएंगे और ये देखेंगे कि उत्तराखंड में अभी यहाँ पे तपोवन डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे जो लोकेशन है जोशीमठ, वहाँ पे सिचुएशन क्या है। सो इसके पहले भी यहाँ हमारे लिए एक स्टैटिक न्यूज़ क्या इंपॉर्टेंट हो जाती है कि 1972 में एक मिश्रा कमेटी यहाँ पर बनी थी। मिश्रा कमेटी क्यों बनाई गई थी? मिश्रा कमेटी ने पूरा यहाँ पर जो है यहाँ इस पूरी लोकेशन को, जोशीमठ को समझा और क्या वहाँ पर इश्यूज है, क्योंकि ये एवरेस्ट कहीं ना कहीं आप देखें तो उससे भी कहीं ना कहीं क्लोज है, प्लस जैसे मैंने आपको बताया 6000 मीटर्स। अब तो इन सब वजह की कारणों की वजह से जो अर्थक्वेक यहाँ पे बहुत हम फ्रीक्वेंटली देखते कि आते रहते हैं, लैंडस्लाइड्स होती रहती है, इसी वजह से इस तरीके के दरार यहाँ पर घरों में, इवन सड़कों पे भी हमने जो फोटोज़ वीडियोज़ देखे उसमें इस तरीके की सिचुएशन देखी। तो अब यहाँ पर सरकार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये हो चुका है कि सबसे पहले जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनको एक प्रॉपर शेल्टर यहाँ पर दिया जाए और क्योंकि उनकी जान यहाँ पर हमारे लिए सर्वोपरि, उस पर सरकार को सबसे पहले यहाँ पर काम करना है। तो अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया, राहत कार्य यहाँ पर लगा दिया है। एनडीए में जो हमारी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो इसकी तरफ यहाँ पर काम कर रही है और इसी के साथ साथ जो वहाँ के लोकलाइट्स है उनको बोला जा रहा है कि आप जो सेफ प्लेसेज है वहाँ पे आपको ले जाया जाएगा। बट वहाँ के जो लोकलाइट्स है, रेसिडेंट्स है, क्योंकि वो वो उनकी लोकेलिटी है, उनका घर है, तो किसी को अपने घर से निकालना वो कितना मतलब दर्दनाक होता है, वो पीड़ा वही लोग समझ सकते हैं। तो जिस तरीके के फोटोज़ वीडियोज़ आ रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि काफ़ी मतलब लोगों का यहाँ पर गुस्सा यहाँ पर फूट रहा है, इवन ऑन द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल, इवन ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि इस तरीके के जिस तरीके के प्रोजेक्ट्स यहाँ पर सरकार लेके आई है ये सबसे बड़ा रीज़न है। बट अगर हम लॉजिकली इसको समझें तो इसमें जो है ह्यूमन फैक्टर्स और मैन मेड फैक्टर्स है, क्योंकि जिस तरीके के प्रोजेक्ट्स यहाँ पर है, प्लस यहाँ पे जो नेचुरल फैक्टर्स है वो भी एक बहुत बड़ा यहाँ पर रीज़न यहाँ पर प्ले करते हैं, राइट। तो ये दोनों कारणों की वजह से हम कुछ समय से यहाँ पर जो जोशीमठ है टाउन जो है उसके बारे में यहाँ पर न्यूज़ में पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। ऑन द फर्स्ट पेज ओनली द सेकंड न्यूज़ दैट इज फेक इंडियन कोविड मेडिसिन
फ्लडिंग चाइनाज ब्लैक मार्केट। सो यहाँ पर चाइना में हम जिस तरीके से देख रहे हैं केसेस बढ़ रहे हैं, तो केसेस चाइना में बढ़ रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे सरकार क्या कर रही है कि सरकार ने एक तरीके से अब तो खुली छूट दे रखी है। इवन हम आज वर्ल्ड सेक्शन पे एक और न्यूज़ चाइना से रिलेटेड यहाँ पर पढ़ेंगे, तो बेसिकली चाइना की सिचुएशन अभी ऐसी हो रखी है कि क्योंकि वहाँ की जो लोकल वैक्सीन है, जो इंडिजिनस उन्होंने बनाई है चाइनीज़ वैक्सीन, उस पर लोगों को इतना भरोसा नहीं है। हालांकि काफ़ी लोगों को यहाँ पर चाइना ने वैक्सीनेट किया है, चाइना बोल रहा है कि हमारी वैक्सीन सबसे अच्छी है, बट एक्चुअल में देखा जाए तो उससे इम्यूनिटी इतनी नहीं हो रही। तो अब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जैसे पैक्सलोविड हो गई जो हमारे इंडिया में बनी है, मतलब हालांकि फाइजर ने बनाया है, इंडिया में भी पैक्सलोविड के नाम से बनी, तो जो फाइजर के द्वारा वैक्सीन है वो जिस तरीके से चाइना में यहाँ पर चल रही थी, तो वो काफ़ी मात्रा में लोग यहाँ पर खरीद रहे थे, राइट। तो उसकी जैसे जैसे धीरे धीरे शॉर्टेज आने लगी, तो अब क्या हो रहा है कि ऐसा कुछ सोर्सेज यहाँ पे बता रहे हैं चाइनीज सोर्सेज कि इंडिया की कुछ जेनेरिक मेडिसिन है वो गलत तरीके से ब्लैक मार्केटिंग के जरिए यहाँ पे चाइना में बिक रही है, उसको लोग काफ़ी खरीद रहे हैं। हालांकि इसका कोई अभी तक नेगेटिव इंप्लीकेशन नहीं आया है, और 4 जो कह सकते हैं मेडिसिन है उनका बहुत ज़्यादा यहाँ पर नाम आ रखा है, जो इसका जो इलेबोरेशन है, फर्दर इलेबोरेशन 10th पेज पे उसमें बता रखा है सबके बारे में। बट यहाँ पे इंडियन अथॉरिटीज़ ने इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी कि हमारे द्वारा ही, बट यहाँ क्लियरली ऐसा मेंशन भी इवन इस न्यूज़ में भी कि ये ब्लैक मार्केटिंग के थ्रू यहाँ पर भेजी जा रही है, और लोग काफ़ी मात्रा में यहाँ पर इन मेडिसिन को यहाँ पर परचेज कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि इन मेडिसिन में काफ़ी इम्यूनिटी है, और स्पेशली कीपिंग इन माइंड जिस तरीके के कोविड के केसेज यहाँ पर चाइना में, तो लोग वहाँ पर बहुत कहीं ना कहीं सतर्कता यहाँ पर अपना रहे हैं। और बेसिकली जो प्राइसिंग है वो भी रिकॉर्ड हाई यहाँ पर जा रही है। हम देख रहे हैं कि जिस तरीके के जो डोजेज है फाइजर की वैक्सीन के, दैट आर गोइंग इन लैक्स। सो सिचुएशन वहाँ पर बहुत ख़राब है। बट चाइनीज़ गवर्नमेंट की बात करें तो चाइनीज़ गवर्नमेंट जिस तरीके से पहले यहाँ पर ज़ीरो कोविड पॉलिसी यहाँ पर फॉलो की जाती थी, एक भी केस आया था तो उस एरिया को कहीं ना कहीं बंद कर दिया जाता था। बट अब यहाँ पर सरकार क्या कर रही है, अब यहाँ पे फुल ऑन रेस्ट्रिक्शंस दे रही है, और सरकार ने कहीं ना कहीं हाथ खड़े कर दिए। बट यहाँ पे ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि अगर हमारे देश में केसेज और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे तो हम उसको कैसे कोप अप यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, सो दैट्स व्हाई द न्यूज़ सेज फेक इंडियन कोविड वैक्सीन फ्लडिंग चाइनाज ब्लैक मार्केट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिटी पार्ट वी कैन स्किप। स्टेट न्यूज, अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल न्यूज वर देयर। ओके, this also we can skip. Okay, so this is important. This is the editorial part. So what the title of the editorial says, avoid further delay in conducting the census. So यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं सेंसस होता क्या है। सेंसस एक ऐसी प्रक्रिया है जो हर 10 साल में होती है हमारे देश में। 2011 में हमने देखा लास्ट सेंसस हुआ था, और अब 2021 में होना था। बट 2021 में जो टाइम पीरियड था, लगभग सरकार को 11 महीने का समय यहाँ पर लगता है, 11 से 12 महीने का समय, और 2 फेजेज में ये होता है। तो सरकार ने निर्धारित किया था कि अप्रैल 2020 से मार्च 2021 लगभग साल भर का समय, इसमें हम क्या करेंगे, सेंसस कराएंगे। तो बट उस समय कोविड आ गया, तो कोविड के बाद जो हमारे एन्यूमिनेटर्स है, जो लोग हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, उनका जाना बहुत मुश्किल हो, क्योंकि वहाँ पे सेंसस में होता क्या है कि एक होता है सैंपल, जहाँ पे आप कुछ चंक ऑफ पॉपुलेशन का से डेटा लेते हैं और उसी के बेसिस पे आप जनरलाइज कर लेते हैं। उसमें काफ़ी सारे हाइपोथेसिस रहते हैं, काफ़ी सारे अजम्पशंस रहते हैं। बट सेंसस जो होता है वो उसमें आप क्या करते हैं, सारी ही पॉपुलेशन 100% पॉपुलेशन को कहीं ना कहीं कवर करने की कोशिश करते हैं, और वो जो डेटा रहता है वो बहुत रॉ डेटा रहता है, प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन रहता है, और उसी के बेसिस पे यहाँ पर सरकार पॉलिसीज यहाँ पर बनाती है, फ्यूचर लॉन्ग टर्म पॉलिसीज। सो यहाँ पे ऑथर का ऐसा मानना है कि अब यहाँ पे 2023 स्टार्ट हो चुका है। 2021 में जो है सेंसस होना था, उसकी रिपोर्ट्स यहाँ पर बाहर आनी थी, तो अब यहाँ पर सरकार ने बहुत ज़्यादा डिले कर दिया है। तो डिले का रीज़न यहाँ पर ऑथर ने साइड किया कि अब इसको और डिले करना कहीं ना कहीं गलत है, और वो सरकार की तरफ कहीं ना कहीं गलत मंशा यहाँ पर दिखा रहा है। तो स्पेशली ऑथर ने ये भी बताया कि जिस तरीके से अभी रिसेंटली यहाँ पर आया कि जो डिस्ट्रिक्ट्स है, क्योंकि काफ़ी बार हम देखते हैं कि स्टेट्स के द्वारा डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर इंक्रीज़ किए जाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें चेंजेस की जाती है। तो अगर एक बार ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया सेंसस का, तो ऐसे में अगर डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर बढ़ाए जाते हैं, कम किए जाते हैं, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आती है कि जो लोग वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन वहाँ पे कलेक्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में आएगा। तो उसके ऊपर यहाँ पे सरकार ने रोक लगा दी है, राइट। तो जुलाई 1 के बाद वो नहीं कर सकते, तो 3 महीने का समय चाहिए। तो अब ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि 11 से 12 महीने का जो इसमें प्रोसेस लगता है, उसके बाद नेक्स्ट ईयर अप्रैल मई में हम देखेंगे हमारे लोकसभा के इलेक्शंस भी आएंगे। तो ये बहुत मुश्किल हो रहा है कि किस तरीके सरकार यहाँ पे क्या करेगी, सेंसस को कंडक्ट करेगी, ऐसा ऑथर का मानना है। बट अकॉर्डिंग टू ऑथर यहाँ पे सरकार के लिए प्रायोरिटी भी होनी चाहिए कि किस तरीके से एट द अर्लीस्ट इस पे काम किया जाए, और क्या किया जाए, सेंसस यहाँ पे कंडक्ट किया जाए।
सेंसस से होगा क्या, बेसिकली लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हमारी यहाँ पर बनाई जा सकती है कि हम किस तरीके से फ्यूचर यहाँ पर देख रहे हैं, या एक्चुअल में आपने देखा होगा हम पॉपुलेशन के लिए भी काफ़ी बार बोलते हैं कि हमारे देश में 135 करोड़ की आबादी, 138 करोड़ की, 140 करोड़, तो ये प्रॉपर जो डेटा है या हम एक एग्जैक्ट फिगर पे आ सकें, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस होती है, तो वो किसके बेसिस पे आ पाएगा, वो यहाँ पर सेंसस के बेसिस पे आ जाएगा। बाकी सब तो अजम्पशंस है, राइट। पहले हम काफ़ी बार बोलते थे कि 125 करोड़, तो उसमें कहीं ना कहीं बेस रहता था ऑफ 2011 सेंसस, बट अभी हमारे पास कोई बेस नहीं है कि एग्जैक्ट हमारी पॉपुलेशन क्या है। इसी वजह से यहाँ पर ऑदर ने इसको बोला है कि सरकार को यहाँ पर कहीं ना कहीं इसको प्रायोरिटी पर रखना चाहिए कि किस तरीके से हम जल्द से जल्द हमारे देश में यहाँ पर सेंसस करा सके। इसी के साथ साथ यहाँ पर ऑदर ने जो लास्ट पैरा है उसमें एनपीआर की भी बात करी है कि सेंसस एंड एनपीआर, तो द डिसीजन टू कलेक्ट डेटा फॉर द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। सो बेसिकली होता क्या है, एनपीआर में डेटा वैसा ही कलेक्ट किया जाता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में, बट उसमें जो फोकस रहता है दैट वाज मोर अबाउट डेमोग्राफी, उसी पे ज़्यादा। बट सेंसस, अनलाइक सेंसस की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा डेटा इन टर्म्स ऑफ कि आपकी इनकम कितनी है, आप कितने समय से यहाँ पर रह रहे हैं, जो इस घर के ओनर है उनका क्या नाम है, आपके घर में कितनी कास्ट, मतलब एक एक डिटेल्स आपके घर की ली जाती है। उसी के बाद उस डेटा को कलेक्ट करके फिर उसका एनालिसिस होता है, उसके बेसिस पे ही यहाँ पे जो है उसको रिलीज़ किया जाता है, और उसके बेसिस पे पॉलिसीज यहाँ पर बनाई जाती है। तो और जो लास्ट टाइम 2011 में सेंसस हुआ था, उसके पहले कुछ समय पहले हमने देखा था कि 2010 में एनपीआर भी सरकार ने यहाँ पर कराया था, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। सो इसी वजह से हमने इसको भी डिस्कस कर लिया। ओके, देन द फर्स्ट ओपिनियन, today's second editorial we are not discussing, reason being that was about Bharat Jodo Yatra and the Congress spokesperson, he was talking about the fraternity, everything which has been carried away, and किस तरीके से यहाँ पर जो ऑनरेबल राहुल गांधी जी है वो किस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा को यहाँ पर लेके जा रहे हैं, और किस तरीके से लोगों में एक प्यार का माहौल यहाँ पर बन रहा है, तो उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया। सो दैट्स व्हाई वी हैव नॉट डिस्कस्ड द सेकंड एडिटोरियल। सो we'll directly come down to the first opinion. So what the title says, a timely halt, Supreme Court must lay down rehabilitation norms for eviction from public places. So यहाँ पे अभी जैसे उत्तराखंड का भी हमने देखा ना जोशी मठ वाला इशू, इसी के पहले हमने एक इशू देखा था जो कुछ समय पहले यहाँ पे आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया था। सो दैट वाज अबाउट हल्द्वानी, राइट। सो हल्द्वानी में क्या हुआ कि जिस तरीके से जो है एक रेलवे की ज़मीन थी और उस पर जो इलीगली काफ़ी सारे लोग वहाँ पर रह रहे थे, तो उनके लिए उत्तराखंड हाई कोर्ट ने क्या किया, एक जजमेंट यहाँ पर सुनाया 20 दिसंबर 2022 को, और ऐसा बोला कि आप लोग को ये जगह यहाँ पर वेकेंट करनी है। तो वेकेंट करनी, तो अब उन लोगों का होगा क्या और कहाँ पे उनको रखा जाएगा। और उन लोगों का क्लेम है कि जितना यहाँ पर जितने समय से हम रह रहे हैं हमारे पास, हालांकि उसकी ज़मीन के डॉक्यूमेंट नहीं है क्योंकि वो तो रेलवे की प्रॉपर्टी है, बट हम काफ़ी समय से यहाँ रह रहे हैं, हमारे पास कनेक्शन है, बिजली के कनेक्शन है, बाकी सारे वाटर कनेक्शन है, तो हमको आप कैसे यहाँ से निकालना चाह रहे हैं। तो दोनों साइड अपनी कहीं ना कहीं बात यहाँ पर रख रही है। उसके बाद फाइनली उनको बोला गया कि 10 जनवरी से आपको हटा दिया जाएगा यहाँ से। तो उसके पहले यहाँ पर क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया 4 जनवरी को, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अभी हम चाह रहे हैं कि दोनों साइड यहाँ पर नेगोशिएटिंग टेबल पे आए, और जितनी पिटिशंस हैं उन सबको यहाँ पर सुप्रीम को कहीं ना कहीं लाया जाएगा और हम डिसीजन लेंगे, और जो गवर्नमेंट की साइड से भी जो बातचीत होना चाहती है वो भी उसमें वहाँ पे अपनी बात रख सकते हैं। तो स्पेशली अगर अभी का ये इशू देखें तो ऑदर का ऐसा मानना है कि थ्रू दिस पर्टिकुलर ओपिनियन कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर मुद्दे पे, इस पर्टिकुलर इशू पे इंटरवीन करके एक बहुत अच्छा काम किया। अदरवाइज काफ़ी सारे लोगों की स्थिति ये हो जाती कि उनको कहीं ना कहीं बेघर होना पड़ जाता। तो ये एक वेलकमिंग मूव है। बट यहाँ पे किस तरीके से उत्तराखंड गवर्नमेंट, क्योंकि लोगों का ऐसा मानना है कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अगर ऐसा कोई स्टेप लेना भी था तो हमको एडिक्वेट समय भी नहीं दिया, क्योंकि कुछ समय में यहाँ पे हाईकोर्ट का डिसीजन आ गया और लगभग 20 दिन में हमें खाली करने का यहाँ पर बोल दिया गया। स्पेशली ये भी देखा जाना चाहिए कि उत्तराखंड में भी कितनी ठंड यहाँ पर है, स्पेशली नॉर्दर्न रीजन में। सो वो भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो ऑर्डर के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये हल्द्वानी वाला जो इशू है इसको यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से यहाँ पर उसमें इंटरवीन किया तो एक वेलकमिंग मूव है, और आने वाले समय में हम इस पर जल्दी देख सकेंगे कि क्या इशूज़, किस तरीके से इशू को यहाँ पर रिजॉल्व किया जा रहा है। क्योंकि रेलवे का भी ऐसा मानना है कि हमारी प्रॉपर्टी है और इस पर इलीगली यहाँ पर लोग रह रहे थे, तो हम जल्दी उनको यहाँ से निकाल दिया जाना चाहिए ताकि हम हमारा जो प्लान है या जिस तरीके से हम काम करना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं, उसको अच्छे से यहाँ पर कर सकें। ठीक है, चलिए देन सेकंड ओपिनियन पे आ जाते हैं। सेकंड ओपिनियन बोलता है टेम नॉट लेम, इन अ डेमोक्रेसी नो वन कैन ओवरलुक द कल्चरल सेंसिटिविटी ऑफ द पीपल। सो यहाँ पे ऑथर ने बात की है कि जल्लीकट्टू जो तमिलनाडु का फेस्टिवल है और अभी हम देखते हैं 14 जनवरी से स्टार्ट होता है, तो इसमें हुआ क्या कि इसमें पहले यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी,
फिर से तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अपने स्टेट में इससे रिलेटेड बिल पास कर दिया और फिर से यहाँ पे इसको यहाँ पर रोक दिया गया। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट, ये पूरी कहानी हम काफ़ी समय से देख रहे हैं रिगार्डिंग जल्लीकट्टू। तो यहाँ पे ऑर्डर का ऐसा मानना है कि ऑन वन साइड आपको यहाँ पर क्या है, इस पर्टिकुलर इशू में इसमें बैलेंस लाना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों के जो कल्चरल इथोस है, जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स है, उनको भी कहीं ना कहीं आहत नहीं कर सकते कि आपने एक बैन लगा दिया, उसकी वजह से लोग जो एक त्यौहार है जो काफ़ी दशकों से यहाँ पर, काफ़ी सालों से यहाँ पर मना रहे थे, तो उसमें एकदम से आप उसको बंद नहीं कर सकते। तो ये ऑर्डर का मानना है। और जिस तरीके से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और जिस तरीके से अभी के लिए रोक लगी है, तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जल्दी आ जाएगा और उसके बेसिस पे पता चलेगा कि क्या ये पर्टिकुलर फेस्टिवल यहाँ पर मनाया जाएगा या नहीं मनाया जाएगा। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रूरल्टी एक्ट 1960 की बात की गई और ऑर्डर ने बताया कि कहीं ना कहीं उससे स्पेशली यहाँ पर जो बुल्स है वो हाथ होते हैं, उनको चोट लगती, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें होती है, क्योंकि ये थोड़ा सा वायलेंट गेम है, तो कहीं ना कहीं वायलेंट ट्रेडिशन है जिसके अंतर्गत ये बुल फाइटिंग इसमें होती है। तो इसी के बारे में यहाँ पर ऑर्डर ने बताया कि यहाँ पे जो सरकार है और सुप्रीम कोर्ट है और तमिलनाडु गवर्नमेंट, क्योंकि तमिलनाडु गवर्नमेंट चाहती है कि ये हो, क्योंकि स्पेशली यहाँ पर पॉलिटिक्स और सभी चीज़ों को यहाँ पर ध्यान में रखा जाता है, तो इसी वजह से यहाँ पे ऑर्डर ने ये भी कहा है कि इन ए डेमोक्रेसी नो वन कैन ओवरलुक द कल्चरल सेंसिटिविटी ऑफ द पीपल, कि हिंदुस्तान, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, तो यहाँ पे आपको लोगों की भी आप बात सुननी है और उसी के बेसिस पे कहीं ना कहीं डिसीजन लेना है। बात सही है कि हाँ, उससे कहीं ना कहीं एनिमल्स को चोट लग रही है और ये थोड़ा सा वायलेंट गेम है, बिल्कुल हम मानते हैं, बट इस ओपिनियन के थ्रू ऑर्डर ये भी बताना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं, उनकी जो भावनाएं हैं जो इससे जुड़ी हुई है जल्लीकट्टू फेस्टिवल से, उसको भी कहीं ना कहीं यहाँ पे सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए ही इससे रिलेटेड यहाँ पर डिसीजन लेना चाहिए। अदरवाइज अगर कोई ऐसा डिसीजन लिया जाता है और इसके बाद लोगों में कहीं ना कहीं रोष पैदा होता है, तो वो कहीं ना कहीं गलत हो सकता है। ठीक है, चलिए। Then we come down directly to the explained part. So we'll be discussing today second explained. So what the title says, can foreign universities set up campuses in India now? और इसमें लास्ट में यहाँ पर बात की गई अबाउट न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में लॉन्च की गई थी। सो क्या फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में अपनी जो ब्रांच है वो सेटअप कर सकती है क्या? तो इंडिया के लोग अगर हम देखें, इंडियन स्टूडेंट्स की बात करें, स्पेशली फॉर टेकिंग हायर एजुकेशन, लगभग 13 लाख बच्चे अगर 2022 का अगर हम डेटा देखें तो वो फॉरेन पढ़ने गए थे। तो एक बहुत अच्छी बात है कि वो फॉरेन पढ़ने जा रहे हैं और एक अपॉर्चुनिटी है और ज़्यादा वहाँ से नॉलेज गेन करेंगे और वापस इंडिया आएंगे या वहीं रहेंगे, तो इंडियन फ्रेटर्निटी के लिए गर्व की बात है। बट यहाँ पे हमारी सरकार ये चाहती है कि क्यों ना ये जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ है, जिन टॉप यूनिवर्सिटीज़ को बच्चे केटर करते हैं, वहाँ पे जाते हैं पढ़ने के लिए, उन यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेज ही अगर यहाँ पे हमारे देश में हो जाएंगे तो उससे अच्छा क्या होगा। प्लस यहाँ पे सबसे बड़ा कंसर्न ये आता है कि अगर कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी यहाँ पे इंडिया में अपनी ब्रांच सेटअप कर रही है, तो इंडिया में जिस तरीके का कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कहीं ना कहीं देखते हैं कि ब्यूरोक्रेसी है और जिस तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस प्लस डॉक्यूमेंट्स में काफ़ी समय लगता है, तो हालांकि उस पर काफ़ी काम हो रहा है। हम देख रहे हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में इंडिया की किस तरीके से रैंकिंग अच्छी हो रही है, तो काम काफ़ी जगह हो रहा है। तो सरकार का ऐसा मानना है कि जिस तरीके से हमारा इतना फॉरेन एक्सचेंज वहाँ पर जाता है, फीस का पेमेंट यहाँ पर बच्चे करते हैं, उनके पेरेंट्स करते हैं, देन तो इससे अच्छा अगर वो इंस्टीट्यूशन यहीं सेटअप हो जाए और वो जो इंस्टीट्यूशन है उनको ऑटोनॉमी दी जाए कि आप आपके हिसाब से करिकुलम यहाँ पर सेट कर सकते हैं, आपके हिसाब से आप चाहे इंडियन फैकल्टीज़ को यहाँ से हायर कर सकते हैं या फॉरेन फैकल्टीज़ को भी आपको लेके आना, आप ला सकते हो। प्लस आपको काफ़ी सारी चीज़ों में फ्रीडम दी जाएगी। बट हाँ, कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ कंटेंट ऐसा ना हो या कुछ टीचिंग ऐसी ना हो जो कहीं ना कहीं इंडियन सेंटिमेंट के लिए या हमारे देश के अगेंस्ट में हो। तो वैसा सब कुछ नहीं होना चाहिए, बट अगर सब चीज़ों का ध्यान में रखा जाए और बेटरमेंट के लिए और एक अपॉर्चुनिटी दी जाए तो हमारे लिए बेटर ही है। तो इसी के लिए यहाँ पर दिस पर्टिकुलर एक्सप्लेन वॉज टॉकिंग अबाउट कि क्या फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को सेटअप किया जा सकता है। तो यस, अभी यहाँ पर एक ड्राफ्ट प्रपोजल यहाँ पर लाया गया है और इस ड्राफ्ट प्रपोजल को यहाँ पर यूजीसी लेके आया है और उसमें क्या यही बात की गई है कि हम इसको इनिशिएट करना चाहते हैं ताकि जो, और इसमें यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कौन सी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़, क्या कोई भी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ नहीं, ऐसा नहीं, टॉप 500 जो यूनिवर्सिटीज़ है, जो रैंकिंग्स यहाँ पर आती है, आपने देखा QS ग्लोबल रैंकिंग्स आती है, काफ़ी सारी रैंकिंग आती है, तो उसके बेसिस पे जो टॉप 500 की कैटेगरी में जो कॉलेजेस आ रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं, वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इंडिया में अपनी ब्रांचेस सेटअप कर सकते हैं।
उनको लाइसेंसेस बहुत टाइमली दिया जाएगा, उनको कहीं ना कहीं जितने भी रिलैक्सेशन है इन टर्म्स ऑफ लोन्स, इन टर्म्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंड, इन सब में यहाँ पर जो रेस्पेक्टिव सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सभी इसमें कहीं ना कहीं मदद करेंगे। तो ये एक ड्राफ्ट प्रपोजल अभी आया है और ये कहीं ना कहीं वेलकमिंग मूव है, स्पेशली जो काफ़ी सारी पेरेंट्स में ये कहीं ना कहीं बात रहती थी कि उनको अपने बच्चों को फॉरेन भेजना पड़ता है। तो अगर वही उसी कॉलेज की अगर या इंस्टीट्यूशन की अगर ब्रांच हमारे देश में सेटअप हो जाएगी तो नथिंग लाइक इट, दैट वुड बी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल। सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये तो बात है यूजीसी की, बट यहाँ पे लास्ट में बता रखा है कि फॉरेन प्लेयर्स का क्या मानना है। फॉरेन प्लेयर्स का ने कहीं ना कहीं उसके बारे में बताया कि हाँ मतलब इसके बारे में और समझा जाएगा, इट्स टू अर्ली टू टेक ए कॉल ऑन दिस कि क्या ये सही रहेगा नहीं रहेगा कैसा रहेगा, तो इन टाइम्स टू कम विल गेट मोर क्लैरिटी, ऐसा उनका मानना है। इसी के साथ साथ ये भी बताया गया कि एनईपी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसका क्या मानना है, उस अकॉर्डिंग टू दिस कि टॉप 100 कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज जो है वो इंडिया में सेटअप कर सकते हैं, और यहाँ पे यूजीसी जो लेके आया है वो टॉप 500। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है दोनों में, बट इसको बहुत जल्द यहाँ पे रिजॉल्व कर लिया जाएगा और अल्टीमेटली यहाँ पर ये एक वेलकमिंग मूव है, स्पेशली कीपिंग इन माइंड कि कोविड की सिचुएशन हमने देखा यूक्रेन में काफ़ी सारे हमारे जो है स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे, अब मेडिकल स्टूडेंट उनको फाइनली यहाँ पर फिर से भारत आना पड़ा। तो नॉट ओनली फॉर दोज बट इवन फॉर दो अदर स्टूडेंट्स एज वेल दोज आर एस्पायरिंग टू गो टू टॉप यूनिवर्सिटीज, टॉप नॉच कॉलेजेस, तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर हो सकती है। चलिए ठीक है, इसको स्किप करते हैं। ओके, सो दिस टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट। हमने इस टॉपिक के बारे में हमने जो हमारे एग्जाम का सैम्पल पेपर अगर आपने देखा था तो उससे रिलेटेड एक पैसेज भी देखा था जीके सेक्शन में। सो यहाँ पर न्यूज़ क्या कहती है, डेस्पाइट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर सिंगल वुमेन डिनाइड अबॉर्शन। सो अबॉर्शन के बारे में ऑलरेडी हमारे यहाँ पे लॉज है, कानून है और जो रूल्स रेगुलेशन है सभी है। और स्पेशली कंट्रोवर्सी कब आई थी कि स्पेशली अगर आपने इससे रिलेटेड न्यूज़ अगर रो वर्सेस वेड केस यहाँ पे जहाँ पे यूएस सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था तो उसके बाद थोड़ा सा ये कॉन्ट्रोवर्शियल यहाँ पर हो गया था। तो अभी यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि यूएस सरकार ने जिस तरीके से इतने समय तक अपना एक स्टांस था उसको चेंज किया यहाँ पर अभी रिसेंटली, तो इंडिया में भी क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसमें इंटरवीन किया गया और जो मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो रूल्स यहाँ पे उसमें चेंजेस किए गए। चेंजेस क्या किए गए, अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है और वो अबॉर्शन कराना चाहती है तो उनको पहले यहाँ पर अप टू 20 वीक्स का यहाँ पर समय दिया जाता था, अब उसको इंक्रीज करके 24 वीक्स का यहाँ पर कर दिया गया। और ये यहाँ पर जो है हालांकि जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स रहेंगे, डॉक्टर्स रहेंगे, उनकी सहमति के बाद भी बात ही पॉसिबल है। तो अभी यहाँ पर एक केस आया मुंबई का, वहाँ पे एक प्रेग्नेंट वुमेन है, शी वेंट टू ए हॉस्पिटल फॉर द अबॉर्शन, बट वहाँ के जो रेस्पेक्टिव डॉक्टर हैं उन्होंने यहाँ पर मना कर दिया। देन शी वेंट टू अनदर हॉस्पिटल और वहाँ पे भी डॉक्टर्स ने या जो स्टाफ है वहाँ का उन्होंने मना कर दिया इसके लिए। तो देन शी वेंट डायरेक्टली टू द कोर्ट। तो उनका ऐसा मानना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरवीन किया है, उसमें हस्तक्षेप किया, उससे रिलेटेड कानून बना दिया कि अप टू 24 वीक्स तक यहाँ पे जो है इसको कहीं ना कहीं अलाउ कर दिया गया, तो ऐसे में कोई डॉक्टर या मेडिकल प्रैक्टिशनर अगर इस पर मना कर रहा है तो हम इस पर कैसे काम कर सकें या किस तरीके से अबॉर्शन हम होगा। तो इसके बाद जो कुछ मेडिकल एजेंसीज़ हैं और जो वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट हैं उन्होंने यहाँ पर हस्तक्षेप किया, उन्होंने यहाँ पर बताया कि इसमें सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ चुकी है, तो हमारे लिए अबॉर्शन लॉज इससे रिलेटेड कौन सा कानून है हमारे यहाँ पे, और जो रो वर्सेस वेड केस जो है यूएस वाला वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, देन 1 सेकेंड, ओके, जयशंकर हेल्स रोल ऑफ सेंटर्स ऑफ फेथ अब्रॉड। सो यहाँ पर जिस तरीके से कहीं ना कहीं हमारा देश हर सेक्टर में कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है, तो इन द सेम वे प्रवासी भारतीय दिवस और इन्वेस्टर समिट इस बार इंदौर मध्य प्रदेश में हमारे देश में हो रही है। प्रवासी भारतीय दिवस जो है इसकी शुरुआत 2003 में हुई थी, और जब हमारे जो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो फॉरेन जो इंडियंस हैं जो फॉरेन में रहते हैं तो उनको यहाँ पर कहीं ना कहीं उनसे जुड़ाव रखने के लिए उनको फिर से यहाँ पर बुलाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस यहाँ पर हर 2-2 वर्ष में मनाया जाता है आफ्टर 2015। तो कोविड की वजह से लगभग 3 से 4 साल से हम देख रहे थे कि प्रवासी भारतीय दिवस नहीं मनाया गया था और ये हर बार दिल्ली में होता था, बट इस बार यहाँ पर इसकी लोकेशन चेंज की गई, इसको यहाँ पर इंदौर मध्य प्रदेश में यहाँ पर किया जा रहा है सेटअप, मतलब कहीं ना कहीं कन्वीन किया जा रहा है। तो इसमें
फर्स्ट डे जो है हमारे यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर यूथ अफेयर्स के श्री अनुराग ठाकुर जी, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी और बाकी सारे सीनियर लीडर्स यहाँ पर आए थे। और जो सिग्नेटरीज थे जो फॉरेन से जो आए थे, दैट इज़ जेनेटा मैस्करेनस जो है, जो हु इज़ ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, वॉज अ गेस्ट ऑफ ऑनर एट यूथ प्रवासी भारतीय दिवस, जो हमने 8 जनवरी को यहाँ पर सेलिब्रेट किया। और ये जो इवेंट है ये 3 दिन का कार्यक्रम है। और आज ही के दिन 9 जनवरी 1915 को जो महात्मा गांधी जी जो है, लेट महात्मा गांधी जी, वो हम साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। तो उसी उपलक्ष्य में हम जो है प्रवासी भारतीय दिवस यहाँ पर मनाते हैं। तो आने वाले समय में अगर इस इवेंट की अगर बात करते हैं तो उसमें जो एस जयशंकर जी, उन्होंने काफ़ी सारे मुद्दों की यहाँ पर बातचीत करी और इंडिया का जिस तरीके से यहाँ पे कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है और हर सेक्टर में इंडिया काम कर रहा है, उन सब डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पर उन्होंने हाईलाइट किया। तो आने वाले समय में जो गाम्बिया के प्रेसिडेंट है वो 9 जनवरी को यहाँ पर आएंगे इंदौर में, और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी 9 जनवरी को आएंगे। उसके बाद ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है हमारी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, वो 10 जनवरी को यहाँ पर इस इवेंट में आएंगे। और उसी के बाद इन्वेस्टर्स मीट भी यहाँ पर मध्य प्रदेश इंदौर में उसी इवेंट के साथ में हो रहा है। तो इस न्यूज़ पर्टिकुलर न्यूज़ में हमने कहीं कि प्रवासी भारतीय दिवस क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या उसमें होता है। और अगर आपने G20 समिट के बारे में थोड़ा सा पढ़ा और जिसका अभी हम करंटली प्रेसिडेंसी भी यहाँ पर होल्ड करते हैं, तो उसमें भी ऐसा ही हुआ है कि G20 प्रेसिडेंसी में क्या किया गया करंटली कि जो अभी इंडोनेशिया हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर गए थे, तब भी उन्होंने इसके बारे में चर्चा की थी कि हम आपको इनवाइट करते हैं कि प्रवासी भारतीय दिवस का समारोह इस बार इंदौर में हो रहा है और आप आइए वहाँ पे। और उससे कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन मिला जो फॉरेन में हमारे लोग यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देन वी कम डाउन डायरेक्टली टू द वर्ल्ड सेक्शन पे आ जाते हैं। 1 सेकेंड। Okay. There are 3 to 4 news which we are going to discuss on the world section. As China opens borders after 3 years, 1000 returns home. So यहाँ पे बात की गई है कि जो चाइना की स्थिति है और उसके बाद किस तरीके से अब रिलैक्सेशन दिए जा रहे हैं। तो उसके बाद लोग लगभग 3 साल से जो कर्ब्स थे उनको यहाँ पर कहीं ना कहीं उसमें काफ़ी सारे रिलैक्सेशन है। हालांकि जो केसेज है उनमें कोई कमी नहीं आ रही, बट फिर भी यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया। उसकी वजह से लोग एक दूसरे से यहाँ पर मिलने यहाँ पर जा रहे हैं, उसी के बारे में बताया गया। देन सेकेंड न्यूज़, मॉस्को कीव एक्सचेंज 50 कैप्चर्ड सोल्जर्स ईच। तो जिस तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा सीज फायर, यहाँ पर टेम्परेरी सीज फायर यहाँ पर 36 आवर्स के लिए हुआ था बिकॉज ऑफ द रशियन जो क्रिसमस डे यहाँ पर जो न्यू ईयर्स ईव यहाँ पर मनाई जाती है, उसके बाद 36 आवर्स का सीज फायर था। हालांकि उसको प्रोपेगेंडा बताया गया था यूक्रेनियन अथॉरिटीज़ के द्वारा। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि दोनों साइड ने अपने अपने जिन्होंने रशिया ने यूक्रेन के और यूक्रेन ने रशिया के 50-50 सोल्जर्स को यहाँ पर रख रखा था या बंदी बना लिया था, उनको फिर से रिलीज़ कर दिया गया। I have not highlighted this news, but I forgot to highlight this news. What the news says: Sweden can't meet Turkey demands for NATO bid, said by PM. So यहाँ पे स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर बोला कि जिस तरीके की टर्की हमसे डिमांड कर रहा है कि आपको अगर नेटो में आना है तो ये डिमांड्स आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, तो वो हम नहीं कर सकते। तो नेटो की बात की जाए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो 30 मेंबर्स का ऑर्गेनाइजेशन है, नेटो की अगर बात की जाए तो जो 30 मेंबर का एक ग्रुप है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और जो यूएसएसआर का जो इन्फ्लुएंस जिस तरीके से बढ़ रहा था उसको रोकने के लिए यहाँ पर नेटो फॉर्मेशन किया गया था। तो नेटो में बात की जाए तो स्वीडन और फिनलैंड, और स्पेशली अब यूक्रेन इशू भी इसीलिए यहाँ पर इतना बढ़ गया क्योंकि यूक्रेन चाहता था, जो अर्लियर यूएसएसआर का पार्ट होता था सोवियत यूनियन का, उसका ऐसा माना था कि हम नेटो ज्वाइन करना चाहते हैं। तो उसी के बाद ये पूरा इशू यहाँ पर स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पर फिनलैंड और स्वीडन दोनों देशों ने यहाँ पर इच्छा जाहिर करी कि हम क्या करना चाहते हैं, हम नेटो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो बाकी सभी देशों ने यहाँ पर इस पर सहमति जाहिर करी, बट टर्की जो है, जिस देश ने टर्की जो मेंबर है नेटो का, उन्होंने इसके लिए असहमति जाहिर करी। और नेटो ऐसा बोलता है कि अगर एक भी कंट्री ने अगर उसके लिए मना कर दिया, आउट ऑफ 30 कंट्रीज जो भी एग्जिस्टिंग मेंबर है, एक भी देश ने अगर मना कर दिया कि हम अलाउ नहीं करना चाहते किसी देश को कहीं ना कहीं एंटर होने के लिए, क्योंकि सभी का उसमें वीटो चलता है, तो आप उसमें एंटर नहीं कर सकते। देन फाइनली नेगोशिएशन हुए और अब यहाँ पर टर्की ने कुछ कंडीशन यहाँ पर लगा दिए, और उसी के लिए यहाँ पर स्वीडन के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका ऐसा मानना है कि ये जो चीज़ें या रूल्स रेगुलेशन या टर्की हमसे जो करवाना चाहता है वो हमारे लिए करना कहीं कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसीलिए इन टाइम्स टू कम विल सी कि किस तरीके से हमारी मेंबरशिप को यहाँ पर देखा जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट श्रीलंका। सो श्रीलंका की अगर बात की जाए तो
तो हमने स्पेशली आफ्टर कोविड और ये जो सिचुएशन देखी रशिया यूक्रेन वॉर, काफ़ी सारे देशों की स्थिति खराब है, राइट। इन्फ्लेशन हमने देखा, फॉरेन डेट बहुत बढ़ गया क्योंकि ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए, फर्टिलाइजर्स। तो और श्रीलंका की सिचुएशन देखें तो श्रीलंका ने क्या किया था, जैसे ही कोविड और ये सब कहानी आई उसके पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग पे शिफ्ट किया, और इसी वजह से जो राजापक्षा फैमिली है, क्योंकि प्रेसिडेंट भी पहले महिंदा राजापक्षा प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, गोटाबाया राजापक्षा प्रेसिडेंट, दोनों भाई। तो गोटाबाया जो राजापक्षा फैमिली का जो क्लैन चल रहा था इतने समय से कहीं ना कहीं, तो उसको उस पर इस तरीके की सिचुएशन हो गई कि आज के समय में जो गोटाबाया राजापक्षा है उनको वहाँ से देश छोड़ के भागना पड़ा। उसके बाद नए यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आए, रानिल विक्रमसिंघे, दिनेश गुणावर्धना, तो अब वो देश को यहाँ पर चला रहे। तो अब यहाँ पर सिचुएशन जो है हालांकि अभी तक स्टेबल नहीं हुई, अभी भी सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है श्रीलंका में, बट फिर भी श्रीलंकन गवर्नमेंट यहाँ पर कोशिश करेगी कि किस तरीके से अपने देश को, अपनी इकोनॉमी को यहाँ पर रिवाइव करे। इंडिया अपनी तरफ से हर संभव मदद यहाँ पर जो प्रोवाइड कर सकता है वो कर रहा है, आईएमएफ की तरफ से हेल्प की जा रही है। चाइना भी अपना जो इन्फ्लुएंस है उसके लिए यहाँ पर कोशिश करता है कि, बट चाइना का हमेशा से हमको पता है कि जो डेट ट्रैप पॉलिसी है उसमें कहीं ना कहीं चाइना यहाँ पर फंसाना चाहता है, तो वो सब चीज़ें हैं। बट अभी यहाँ पर इस न्यूज़ में क्या बताया गया कि कैंसिल श्रीलंकाज डेट, ग्लोबल स्कॉलर्स टेल क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे ग्लोबल स्कॉलर्स जो है उनके द्वारा ऐसा मानना है कि श्रीलंका के जो डेट्स हैं उनको यहाँ पर कैंसिल किया जाए, तभी जाके श्रीलंका की जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं रिवाइव कर सकती है। और अगर आपने इसी तरीके के लोन्स अगर और देते रहे श्रीलंका को, तो श्रीलंका और ज़्यादा डेट में आ जाए, क्योंकि पाकिस्तान की भी सिचुएशन अभी ऐसी है। पाकिस्तान के भी फॉरेन से रिजर्व्स की अगर मैं बात करता हूँ तो बहुत दैट आर एट इट्स लो। तो इन टाइम्स टू कम वी माइट सी कि किस तरीके की सिचुएशन पाकिस्तान में रहती है। हालांकि पाकिस्तान के मिनिस्टर जो है वो यूएस में यहाँ पर गए हैं, आईएमएफ के पास जा रहे हैं, चाइना के पास जा रहे हैं ताकि उनको कुछ पैसा मिल सके, बट सिचुएशन जो है वो बहुत ख़राब है। और स्पेशली अभी रिसेंटली अगर हम कर्व्स देखें तो इवन इलेक्ट्रिसिटी जो है, बिजली जो है वो, और उसको देखते हुए, उसकी कमी को देखते हुए शॉपिंग मॉल्स और जो होटल्स हैं उनमें आफ्टर 8 PM यहाँ पर जो है बैन कर दिया गया। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर इवन पाकिस्तानी गवर्नमेंट के द्वारा भी की जा रही, बट यहाँ पे श्रीलंका की बात की जाए तो श्रीलंका की जो डेट है उनको कैंसिल करने की बात यहाँ पे कुछ स्कॉलर्स ने यहाँ पर बात की है। सो हियर in the economy section I didn't find any news important from examination point of view, so that's why I have not highlighted. So here I conclude with today's session. So that's all from my side. Thanks for watching.